प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विश्व संदर्भ में और विश्व के कृषि प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपके मोबाइल मानचित्र पर स्क्रीन पर ये विश्व का मैप प्रदर्शित हो रहा है और इसमें जो विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में और जो कृषियाँ प्रचलित हैं, चाहे वो आधुनिक हो, परंपरागत हो अथवा प्राचीन, तो इन सभी जो कृषि तकनीक हैं और वो कृषि तकनीक जिन क्षेत्रों में अपनाई जाती है उसके आधार पर और ये विश्व के कुछ कृषि प्रदेशों में विश्व को बांट दिया गया है। तो हमें देखेंगे कि संपूर्ण विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का जो सफल प्रयास था वो 1926 में और हुआ था 1926 में। और एक विद्वान था विटलसी, बहुत बड़ा विद्वान हुआ है कृषि विज्ञानी विटलसी। तो और एक बिलिंगटन था और इन्होंने भौतिक कारकों को आधार मान करके ये प्रयास किया और अपने प्रयासों के द्वारा और इन्हीं विद्वानों ने 1936 में और एक संशोधन किया था, संशोधित कृषि प्रदेश का विभाजन प्रस्तुत किया था। तो इनका जिसका निर्धारण कृषि के क्रियाशील रूप को माना गया है कि कृषि और कौन से क्षेत्रों में और मुख्यतः क्रियाशील रहे। इन विद्वानों द्वारा प्रदत्त जो कृषि प्रदेश है उसका विशिष्ट गुणों के कारण आज भी वो मान्य है और जिनके समक्ष विटलसी द्वारा प्रतिपादित विभाजन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक उचित प्रतीत होता है। तो इनका जो वर्गीकरण था वो आप देखेंगे इसमें कि आप इसमें देख रहे हैं कि प्राकृतिक कारक और सांस्कृतिक कारक, दो प्रकार के कारक इन्होंने लिए हैं। इनमें आप देखेंगे प्राकृतिक कारक में जलवायु, मिट्टी, धरातल और जल प्रवाह, ये चार कारक प्राकृतिक हैं। और सांस्कृतिक कारक में देखेंगे आप जनसंख्या घनत्व, तकनीकी विकास और प्रादेशिक परंपरा। इस प्रकार यानी कि कोई भी जो आप माना कि ये कृषि प्रदेश है एक विशिष्ट प्रकार का, तो उसका निर्धारण अथवा सीमांकन के जो आधार हैं, उसके प्रादेशिकरण के जो आधार हैं कि उसमें जलवायु कैसी होगी, ये एक प्राकृतिक कारक है। उसकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी एक तय करती है जलवायु, मिट्टी कौन सी फसल होगी। धरातल कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल है। इसी प्रकार जल प्रवाह कैसा है, तो सिंचाई से हो जाता है काम या फिर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये सब कारक हैं वो ये तय करते हैं कि वहाँ और कृषि पद्धतियाँ कैसी होंगी। दूसरी तरफ जनसंख्या घनत्व क्या है, घनत्व, और उसके बाद तकनीकी कैसी है, क्योंकि तकनीकी यदि प्राचीन है, यदि ये क्षेत्र प्राचीन है और वहाँ के लोग ज़्यादा विकसित नहीं हैं, तकनीकी भी पुरानी प्रकार की होगी। और प्रादेशिक परंपराएं क्या हैं, वो क्या भोजन में लेते हैं, तो उस प्रकार खाद्यान्नों की अधिकता होगी। तो इस प्रकार ये जो कारक हैं वो महत्वपूर्ण रूप से निर्धारक हैं। अब इसके बाद विटलसी ने जो कृषि प्रदेशों का जो निर्धारण किया है और हमें उसमें देखेंगे कि उसमें को दो वर्गों में बांट दिया, अभी आपने देखा था। और अब इस विटलसी ने कृषि प्रदेशों में निम्न तत्वों को आधार माना है। इनमें वो तत्व हैं फसलों तथा पशुओं का संयोजन, फसल और पशु संयोजन, फसल और पशु संयोजन। और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी फसलें, क्योंकि हम ये देखेंगे कि जो मिश्रित प्रकार की जो कृषि है उसमें फसल और पशु दोनों हैं और दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे भारत जैसे देशों में फसलों के साथ साथ ये ध्यान रखा जाता है कि पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हो, तो उसी प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमें देखेंगे कि फसलों और पशुओं का संयोजन मिलता है। और फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधि, ये पहला है। दूसरा देखें उत्पादन की क्या तकनीक है और पशुपालन क्या तकनीक क्या है, उत्पादन तकनीक क्या है, तकनीक। तो इस प्रकार दूसरा पॉइंट है कि जैसे हम पशुओं का
पशुपालन कर रहे हैं तो क्या हम अच्छे नस्ल के हमारे पास पशु हैं, इसी प्रकार हम उनका दुग्ध आदि और दुग्ध पदार्थ हैं उनको सामान्यतः इस्तेमाल कर रहे हैं या उनको अच्छे एक अन्य प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर रहे हैं। दूसरा ये है फसलों का उत्पादन जो है उसमें तकनीक कैसी इस्तेमाल हो रही है, सिंचाई की तकनीक कैसी इस्तेमाल हो रही है, इसके अतिरिक्त कौन सी किस्म के बीज इस्तेमाल हो रहे हैं, उर्वरक किस प्रकार से इस्तेमाल हो रहे हैं, और बोने की, काटने की आदि की तकनीक क्या है। तो फसलों और पशुपालन की तकनीक महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद जो आधारभूत कारक है वो है कि कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि का विनियोग या निवेश, निवेश कितना हो रहा है, चाहे वो पूंजी का हो, चाहे श्रम का हो, चाहे आदि का तकनीक का हो, सब तकनीक हम ऊपर पढ़े संगठन का हो। तो हम ये देखेंगे कि श्रम की वो मशीनी श्रम है या परंपरागत लेबर श्रम। पूंजी, आजकल विभिन्न फसलें इस प्रकार की ली जाती हैं कि पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, चाहे बीजों को लेकर, उर्वरकों को लेकर, सिंचाई को लेकर के और आदि भंडारों आदि को ध्यान में रखते हुए गोदामों में फसलों को रखा जाता है काटने के पश्चात। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि उसमें निवेश कितना होता है, आजकल उनकी सुरक्षा किस प्रकार से की जा रही है। तो ये सब तकनीकों को एक आधार माना है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है उत्पाद पदार्थों का उपयोग क्या है। उपयोग क्या है, कोई पदार्थ उत्पादित हो गया, जैसे माना कि गेहूँ उत्पादित हो गए तो गेहूँ का इस्तेमाल क्या है, चावल उत्पादित हो गए, चावल का इस्तेमाल क्या है। तो जैसे कि केवल खाद्यान्न के रूप में लिया जाता है तो परंपरागत माना जाएगा, लेकिन इनके और सब प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट बनाए जाते हैं तो माना जाएगा कि उनका खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है, तो ये माना जाएगा कि एक महत्वपूर्ण तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमें देखेंगे कि किस प्रकार के यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, यंत्र उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है कि आजकल खेती में, और वो पुराने ज़माने से के जो हल बैल थे वो नहीं रहे हैं। अब जो तकनीक है वो यंत्रीकरण हो गया है, जो काटने का, गुड़ाई का, निराई का, और इन पूरी तरह से फसलों को बोने से लेकर के, और जब फसल कट करके जो घर में आ जाती है अथवा मंडी को चली जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा यंत्रीकरण का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार भारी मात्रा में यंत्रों का इस्तेमाल होने लग गया है। तो इन सब कारकों के आधार पर और कुछ प्रदेशों को एक सीमांकित किया गया है, कोई भी प्रदेश को सीमांकित किया गया है कि आखिर उसमें किस प्रकार से जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, चाहे वो जनसंख्या के आधार पर हों। तो इस प्रकार हमें देखेंगे कि बहुत सारे कृषि प्रदेश बांटे गए हैं। उनमें पहला है चलवासी पशुचारण। पहला आप देखेंगे इसमें चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण से आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पशु इस प्रकार से पाले जाते हैं कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर ले जाते हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि एक स्थान पर जब उनके लिए चारा समाप्त हो जाता है तो वो दूसरे स्थान की ओर पलायन कर जाते हैं, दूसरे से चारा खत्म हो जाता है, तीसरे की तरफ चले जाते हैं। और इस प्रकार के जो मुख्यतः जो केंद्र हैं कृषि के, वो उष्ण घास के स्थल भी हैं, उष्ण मरुस्थल भी हैं, पर्वतीय घास स्थल, यानी कि ऐसे स्थल हैं जहाँ पर जलवायुगत भीषणता होती है, जहाँ एक साथ इतना बड़ा क्षेत्र घास वाला नहीं होता है कि वहाँ पर सभी पशु एक साथ लंबे समय तक और उनके लिए चारा उपलब्ध हो सके, इसलिए उनको पलायन करना पड़ता है। तो कुछ तो ऋतु प्रवासी के नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे घास क्षेत्रों में या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, जहाँ पर पशुपालक लोग और शीत ऋतु में अपने पशुओं को, जब बर्फबारी हो जाती है उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर, तो नीचे ले आते हैं, और गर्मी के दिनों में जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो वहाँ घास होने लगती है, और अपने पशुओं के साथ और पहाड़ी की ऊपरी क्षेत्रों पर या चोटियों पर अपने तंबू लगा करके वहाँ पशु चारण करते हैं। तो इस प्रकार हमें देखेंगे कि इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं मुख्यतः जो हैं उष्ण मरुस्थल क्षेत्र, उष्ण मरुस्थल जिनमें अरब के जो क्षेत्र हैं, अरब
अरब में बद्दू लोग इस प्रकार के काम करते हैं। और यहाँ भेड़ बकरियाँ, ऊँट, खच्चर, घोड़े पाले जाते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के क्षेत्रों में भैंसें नहीं पाली जाती हैं, वो भैंसें मूवमेंट ज़्यादा नहीं करती हैं। तो ये सहारा मरुस्थल हो सकता है, और सहारा मरुस्थल, मध्य एशिया का शुष्क मरुस्थल। इसी प्रकार जो दूसरा है वो है उष्ण घास के क्षेत्र, घास के क्षेत्र, उष्ण घास के, और उनमें जो है सवाना क्षेत्र, सूडान का और युगांडा का, कीनिया का। इसी प्रकार लानोज क्षेत्र, ये वेनेजुएला का है, वेनेजुएला का। और कंपोज क्षेत्र, ये कंपोज क्षेत्र है ब्राज़ील का। तो इस प्रकार इन क्षेत्रों में भी गाय, बैल और बकरियां पाली जाती हैं। कई कई क्षेत्र, किन्हीं क्षेत्रों में भैंस भी पाली जाती है। पर्वतीय आप क्षेत्र देखेंगे तीसरा, कि पर्वतीय और घास क्षेत्र, पर्वतीय घास क्षेत्र। तो इसमें रॉकीज है, एंडीज है, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, हिमालय, ये क्षेत्र हैं मुख्यतः, और इनमें पशुपालन किया जाता है। इसमें अभी जो मैं आपको बता रहा था, मौसमी प्रवास सामान्यतः होता है। मौसमी प्रवास जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द ज़्यादा प्रचलित है, ट्रांसोमेंस, ट्रांसोमेंस। तो इसमें ये होता है कि उच्च क्षेत्रों में और शीत ऋतु में नीचे आ जाते हैं और ग्रीष्म ऋतु में ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार ये मौसमी प्रवास होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगला, और टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा ये बिल्कुल हिमाच्छादित प्रदेश है, और जिनमें हम ग्रीनलैंड कह सकते हैं, ग्रीनलैंड, अलास्का, अलास्का जो कि अमेरिका का एक कनाडा के पास एक राज्य है, और उत्तरी कनाडा क्षेत्र हो सकता है। और यहाँ पर जो साइबेरिया जो क्षेत्र है, जैसे इन क्षेत्रों में, ग्रीनलैंड, अलास्का वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर एस्किमो प्रवास करते हैं, एस्किमो लोग हैं। और साइबेरिया के उत्तर में जो है चुकची और सैमोइड्स प्रकार के लोग होते हैं, जो कि इस प्रकार के और पच्चलवासी पशु पालन करते हैं। तो इन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, ये इन क्षेत्रों की विशेषता है, इनकी वर्षा की कमी। और यही कारण है कि इनको पशुपाल चारण के समय और चलना पड़ता है, और पर्यावरण इनके लिए अनुकूल नहीं होता है, विरल जनसंख्या है, क्योंकि ऐसे भीषण मौसमी दशाओं में और सघन जनसंख्या हो भी नहीं सकती। और अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है, अर्थव्यवस्था वो पशु आधारित व्यवस्था है, पशुपालन पर ही आधारित है, पशुचारण पर। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो मौसम अनुकूल होता है तो हरी घास उपलब्ध हो जाती है, और तेज धूप में सूखी घास। पशुओं का जो चुनाव है वो प्राकृतिक कारकों पर निर्भर करता है, और संपूर्ण क्षेत्र में कठोर सर्दी और गर्मी होती है। यहाँ यदि फसलों को देखें कि कुछ फसलें जो यहाँ ज़्यादातर होती हैं, और कृषि कार्य यहाँ पर बहुत कम होता है, कृषि कार्य बहुत कम, क्योंकि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त दशाएं नहीं हैं। मौसम की तीव्रता या तो हिमाच्छादित क्षेत्र है, या फिर गर्म स्थल है, या फिर शुष्क स्थल है। तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा की कमी है, तो फसलें प्राय नहीं ली जाती हैं। तो मुख्यतः पशुपालन ही किया जाता है, और पशुपालन भी व्यापारिक नहीं, बल्कि बस ये है कि अपना परिवार का पालन पोषण हो जाए। तो इनमें भेड़, ज़्यादातर बकरी और कुत्ते, ऊँट, इस प्रकार के पशु पाले जाते हैं, और इनके दूध से या इनसे प्राप्त होने वाले ऊन से और इनकी अर्थव्यवस्था संचालित होती है। और इसके बाद हम जो देखेंगे एक दूसरा, कि इसमें जो भौगोलिक तत्व हैं इसके, उनको देखेंगे, भौगोलिक तत्व देखेंगे इसके कि इसके कृषि प्रदेश की जो जलवायु है वो विषम प्रकार की है, विषम, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और वर्षा की कमी है, ये जहाँ की विशेषता है, वर्षा की कमी है, और तीव्र गर्मी है, तीव्र गर्मी है। और इस प्रकार हम देखते हैं नाम मात्र की घास, नाम मात्र की घास। और इसके अतिरिक्त यहाँ
पशुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसलिए ले जाया जाता है। और जहाँ भी घास युक्त चारागाह मिलते हैं वहाँ पर ये लोग स्थानांतरण कर जाते हैं। घास युक्त चारागाह जो है वहाँ ये लोग स्थानांतरण करते हैं। तो इस प्रकार ये लोग खानाबदोश प्रकार के होते हैं कि एक स्थान पर रहने के पश्चात ये दूसरे स्थान की ओर पलायन कर जाते हैं। खानाबदोश प्रकार के होते हैं लोग। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस प्रकार विश्व में उच्चलवासी पशुचारण होता है। तो ज़्यादातर ये जो क्षेत्र हैं वो उष्णमस्थलीय क्षेत्र में, टुंड्रा क्षेत्र में और उष्ण घास के क्षेत्रों में प्राय मिलते हैं, जो कि दुनिया में जैसे हम ये देखें कि उष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय या शीत कटिबंधीय टुंड्रा क्षेत्र हैं वो उत्तरी क्षेत्र में हैं। और उष्ण जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये जो सहारा अरब का जो क्षेत्र है ये भी प्राय इसी जलवासी पशुचारण का केंद्र है आगे भी। और इस क्षेत्र में सेमोएड चुकजीव लोग रहते हैं। और रॉकीज एंडीज जो श्रेणियाँ हैं उनमें भी इस प्रकार के लोग रहते हैं। तो दुनिया भर में और इस प्रकार के लोग और विभिन्न क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। और अगले वीडियो में हम एक नया प्रदेश लेंगे। धन्यवाद।